जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज ऐसा मुद्दा जो हमारे सेना के जवानों से जुड़ा हुआ है और उस मुद्दे को लेकर आज मैंने काफ़ी बड़े बड़े अधिकारियों से बात की है और कर भी रहा हूँ, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब या हमारे सूबेदार मेजर, ऐसे बहुत से साथी जो हमारे से जुड़े हुए हैं या किसी भी कारणवश उनके नंबर मेरे पास पहुंच रहे हैं। तो एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अगर ये चर्चा सफल हुई तो एक आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को हम फाइल करेंगे। मुद्दा है हमारे देश के अग्निवीरों से जुड़ा हुआ, और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है आप सभी को पता है। इस समय भारतीय सेना के साथ इसी अगस्त में एक हादसा होता है जहां हमारे सेना के करीबन 10-11 जवान, जिसमें एक सूबेदार साहब भी शामिल थे और 7 अग्निवीर भी शामिल थे, वो लोगों को बचाते हुए और जो फ्लड आया था उत्तराखंड में उसमें वो शहीद हो गए। अभी तक कुछ लोगों की बॉडी ही नहीं मिली है। इसी सिलसिले में एक जवान मेरे पास का है, भीम सिंह शेखावत। उनके परिवार वाले मेरे पास 2-3 बार आ भी चुके हैं। मैं इस घटना का लगातार उनके संपर्क में भी हूँ। इसी सिलसिले में मैंने उनके सीओ साहब से भी बात की है। हालांकि सीओ साहब ने रिस्पॉन्स दिया है कि वो कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो अग्निवीर शहीद हुए हैं, इन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी सिलसिले में उनके घर, उनके गांव और भारत देश के बहुत से लोगों को चिंता है। हमारी देश की न्यूज और हमारे देश के लोगों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करूं कि किस तरह से धन्यवाद करूं उनका कि हमारे देश में कुत्तों को न्याय दिलाने के लिए भी न्यूज डिबेट में लगी हुई है। लगातार इधर से उधर वीडियो चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी तुरंत हो गई और फैसला भी दे दिया। लेकिन मैं देशवासियों को पूछना चाहता हूं कि आपके लिए अपने इकलौते बच्चे को जो सेना में भेज रहा है और वो सैनिक आज अग्निवीर के तौर पर जा रहे हैं, उन सैनिकों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। उनके परिवारों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। उनके परिवार जिनके पास अभी तक बॉडी नहीं मिली है, वो किस स्थिति में बैठे होंगे, उनके गांव के लोग किस स्थिति में होंगे, ये चर्चा का विषय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बहुत सी मीडिया के पास वो लोग जा रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया कि जी इसके लिए रविंद्र फौजी से बात करो, वो आपके मुद्दे को हाईलाइट कर सकता है, वो बोल सकता है। यानी बलि का बकरा रविंद्र फौजी को ही बनना है। और मुझे पता है, मैं चीजें बोलते ही सरकार के टारगेट पे मैं पहले ही हूं। पहले ही लोग मुझे ये सोचते हैं कि मैं ये चीजें बोलता हूं तो देश के और सरकार के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां सबसे पहले मैं मेरे अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी मुद्दे हैं उनको आप अलग छोड़ो। इस समय मुद्दा है आपके अपने जवान का जो आपके साथ जी जान लगाकर ड्यूटी कर रहा है। आज अभी मैं जब जितने भी मेरी अधिकारियों से बात हुई है, उनमें से ज्यादातर अधिकारियों ने यही कहा है कि ये काम जो आप कर रहे हो, ये काम है उनके बटालियन के सीओ साहब का, उनके ब्रिगेडियर साहब का, उनके कमांडर साहब का और आज के जो द्विवेदी साहब बैठे हैं उनका फर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि हम जब भी अफसर ट्रेनिंग में जब जाते हैं, वहां ट्रेनिंग में हमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि आपके लिए सबसे पहले क्या है, देश। जहां देश की बात आए वहां चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, चाहे अपनों की, अपने आप की, जवानों की, वहां पीछे नहीं हटना है। दूसरा चीज जो उनको सिखाया जाता है कि आपके जवान, अगर आपके जवान पर मुसीबत है तो आप उससे पहले उस मुसीबत को अपने आप गले लगाओगे। और ये बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिले हैं, चाहे कारगिल युद्ध में, चाहे कहीं भी दूसरे युद्धों में या आरआर के ऑपरेशन में, कहीं भी जब जवान पर मुसीबत आती है तो उसका जो अधिकारी अगर सही है तो वो आने वाले
अगर गोली भी आ रही है तो वो अपने ऊपर लेता है। जैसे मैं अभी एक वीडियो लगातार देख रहे हैं रजिंग लागवार का, जिसमें स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हाँ जी, जब उस जवान को लेने के लिए एक सूबेदार साहब का मैंने देखा था, तो वो बता रहे थे कि मेरा एक जवान बर्फ में घायल था और उस जवान की बॉडी के लिए मैंने कहा कि मैं इसको लेके आऊंगा, क्योंकि उसको गोलियां लग रही थी लेकिन वो जिंदा था, तो सब ये बच सकता है तो मैं लेके आऊंगा। लेकिन वहां जो उनके कैप्टन साहब थे, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, तुम अपने आप को बचाओ और लड़ने की तैयारी करो, अगर उसको लाना है, सामने से गोलियां चल रही है तो उसके लिए मैं जाऊंगा। और वो कैप्टन साहब उनको रोककर और खुद उस बंदे को लाने के लिए कूद पड़े और उस बंदे को तो ले आए और खुद वो शहीद हो गए। और ये सिखाया जाता है कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देश, दूसरा प्रायोरिटी आपका जवान, और तीसरे पर आता है आपका अपना खुद का जो भी चाहे वेलफेयर है आपका परिवार बाद में है। लेकिन आज ये कमांडिंग ऑफिसर साहब जो भी हैं, जिनसे मैं बात करता हूं, तो उल्टा ही बोलते हैं, रविंदर तो हमें तंग कर रहा है, रविंदर तो ये कर रहा है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करो, इन लोगों को, इनके परिवारों को झूठी आश्वासन मत दो। अब जहां भी उनके परिवार को कोई आ रहा है जी, इनको हम शहीद का दर्जा दिला देंगे, इनको बेनिफिट दिला देंगे, आप कैसे दिला दोगे जबकि हमारी सरकार जो योजना लाई है उस योजना के अंतर्गत इनको शहीद का दर्जा है ही नहीं। लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए एक सबसे बड़ा चीजें क्या हुई, कुछ दिन पहले राजस्थान का ही एक जवान शहीद हुआ था, जितेंद्र तंवर। वो भी हालांकि मेरे नजदीक का नहीं है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है कि जहां मैं नहीं जा सकूं उसके परिवार के पास। तो उसकी चर्चा में उसको 6 महीने के बाद में जब लोगों ने उसकी आवाज उठाई और सरकार तक पहुंचाया, तो सरकार ने एक शहीद का कागज उनको दे दिया और पूरी हिंदुस्तान की न्यूज ने तालियां बजाई, बड़ी मीडिया में छा गया कि जितेंद्र को, पहले अग्निवीर को शहीद का दर्जा, पहले अग्निवीर को शहीद का दर्जा। तो क्या अब हमारी लड़ाई यहां तक सीमित रहेगी कि पहले को मिल गया तो दूसरे को कब दिलाएं, या उससे पहले को कब दिलाएं? क्या हम इस तरह बटकर लड़ेंगे? पहली बात तो शहादत, अब उसमें जो 11 बंदे लापता हैं, सूबेदार साहब भी हैं, हवलदार भी हैं, जवान भी हैं और अग्निवीर जवान भी है, तो क्या उनकी शहादत में भी भेदभाव करेंगे हम, या उनको सिर्फ शहीद का सर्टिफिकेट देकर उसके मिलने वाले बेनिफिटों को रोका जाएगा? पूरी मीडिया ने हल्ला मचा दिया कि जितेंद्र के परिवार को शहीद का बेनिफिट मिल गया, लेकिन आज मेरे उनके भाई से, उनकी मां से मेरी आज बात हुई है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है मैं इन मुद्दों को कभी छोड़ता नहीं हूं। मैं जिस मुद्दे के पीछे लगता हूं उसकी जड़ तक खोदता हूं, और जड़ खोदने का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं किसी सरकार को बदनाम करूं या हाईलाइट होकर मेरे चैनल चलाऊं। मैं कभी किसी को नहीं कहता चैनल से जुड़ो, जिसको लगता है जुड़ो, मत जुड़ो। मुझे चैनल से जोड़ने का मतलब नहीं है। मैं शेयर के लिए भी कभी किसी को नहीं कहता, लेकिन आज जरूर कहूंगा कि इन अग्निवीरों के लिए वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अगर इतना ही काम नहीं करता कि कहने के बाद ही करोगे तो तुम करोगे भी नहीं। क्योंकि मुझे पता था वो जितेंद्र जब शहीद हुआ, मैंने उसका उस समय वीडियो भी बनाए थे, हल्ले भी किए थे, वहां उसके उसमें भी गया था, और वो जो कागज आया था जब मीडिया ने निकाला था, तब भी मैंने कहा था कि ये कागज देने से ठीक है, उसको पहले 1 करोड़ रुपया दिया, फिर 2 करोड़ दे दिया, वो गवर्नमेंट राजस्थान ने दे दिया, और कुछ छोटे मोटे बेनिफिट दे दिया, लेकिन आज तक उसकी माताजी को पेंशन नहीं है, उसके भाई को नौकरी नहीं दी गई। लेकिन जो शहीद का कागज दिया है, उस शहीद में कागज में बड़े बड़े अक्षरों में क्यों नाम करने के लिए? यह मुद्दा कब उठा था? राहुल गांधी। अब यहां मैं पहले कह देता हूं कि मुझे ना बीजेपी से दुश्मनी है, ना कांग्रेस से प्यार है, ना राहुल से वैर है, ना मोदी जी से प्यार है। मेरे लिए सब समान है, और इस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उनको सलूट है, जय हिंद। लेकिन मोदी जी तक ये चीजें पहुंचती नहीं है। राहुल गांधी जी सिर्फ राजनीति के लिए एक दिन इस मुद्दे को उठाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, और रविंद्र फौजी इसीलिए उसकी जड़ों तक खोदकर याद रखता है। मैंने उस समय भी कह दिया था कि इसको शहीद का ये अधूरा बेनिफिट है। अगर सैम शहीद का दर्जा दिया जाए तो उसके माता पिता को किसी एक को पेंशन और उसके भाई को नौकरी दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी। उस लेटर में क्या लिख दिया गया कि जी इसके फैमिली बच्चे होते तो हम उनको पेंशन और नौकरी दे देते हैं। तो मैंने, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। मैंने ये कहा है कि मेरी भाषा यहीं आकर कड़वी हो जाती है जब कोई गुमराह करता है,
और मैंने यही कहा कि उस लेटर पर जिस भी कर्नल ने साइन किए हों चाहे जनरल ने किए हों, उस आरामखोर से ये पूछो, या मेरे को माफ कर देना अगर कोई अधिकारी देख रहा हो तो, कि रविंद्र फौजी की भाषा इसीलिए कई बार ऐसी हो जाती है जब मेरे को दुख होता है कि वो इतने पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो आरामखोर लेटर में लिखता है कि हम इसकी वाइफ और बच्चा होता तो हम इसको पेंशन और नौकरी दे देते, जबकि इनकी खुद की पॉलिसी है कि अग्निवीर शादी नहीं कर सकता। जब शादी नहीं कर सकता तो वो वर्ड उसमें डालने की जरूरत क्या थी? और दूसरा, उनसे पूछा जाए जब से आप नौकरी कर रहे थे क्या नॉर्मल सैनिक अगर जो शहीद होता है तो क्या अगर वो शादीशुदा नहीं तो उसके माता पिता को पेंशन नहीं दी जाती? क्या उसके भाई को नौकरी नहीं दी जाती? तो ये भेदभाव क्यों? इन मुद्दों पर मैंने कई साहब लोगों से चर्चा की है और मैं कंटिन्यू उसके लिए एक दोबारा आंदोलन भी खड़ा करूंगा। लेकिन आंदोलन खड़ा करने से पहले मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये जो 7 अग्निवीर हैं इनके परिवारों से हम संपर्क कर रहे हैं। पहले लोकल में इनके घरों से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर उसको दिल्ली मूव करेंगे। और एक बार फिर मैं मेरे उस केस को, जिसको मैंने पहले ही अग्निवीर योजना आते हुए ही सुप्रीम कोर्ट लेकर गया था सबसे पहले मैं, और उसी के साथ वो अग्निवीर योजना और मैं बदला और पेंडिंग रिक्रूटमेंट के लिए था। लेकिन उस समय हमारे पेंडिंग रिक्रूट वाले भाई जो मेरे साथ भी चले शुरू में, लेकिन कुछ और लोगों ने केस हाई कोर्ट में डाल दिया, फिर वो केस हमारा हाई कोर्ट में आ गया और कुछ लोगों ने उसमें भी मेरी टांग खींची कि रविंदर तो इसको अग्निवीर की तरफ घुमा रहा है इसलिए हमारा मुद्दा दब जाएगा। उस समय वो 1.5 लाख पेंडिंग रिक्रूटमेंट वाले बच्चे, एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाले बच्चे, वो सिर्फ अपने तक सीमित थे। लेकिन मैं ये देख रहा था कि इनका भी काम हो, और जो बच्चे मजबूरी में, मुझे पता था कि मजबूरी में अग्निवीर में भी लोग चले जाएंगे, उनके साथ भेदभाव होगा, तो एक ही बार ये चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएं और क्लियर हो जाएं। क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम बार बार हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं, हर चीज के लिए धरना दें, कोई साथ नहीं देता। लेकिन फिर भी मैंने ये मुद्दा वहां रखा और वहां हाई कोर्ट में चर्चाएं हुई, और उस समय मैंने कहा था कि इनको एक जैसी बेनिफिट अगर आप 4 साल के लिए भी रख रहे हो तो इनको पूरी सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? जबकि गवर्नमेंट का नियम है कि एक सर्विस, एक जगह अगर कोई 2 आदमी काम कर रहे हो तो एक समान वेतन दो, और उसका कोर्ट ने कहा भी। लेकिन उस समय सरकार के जो वकील आते थे वो कहते थे कि जी हम इनको दुर्गम इलाकों में नहीं भेजेंगे। मैंने कहा था कि उस समय अगर ये बेचारे, अगर इनकी ड्यूटी करते हुए डेथ हो गई या कोई हादसा हो गया, कोई लड़ाई होगी तो क्या होगा इनका? लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक ये अग्निवीर रहेगा हम इसको बस टर्निंग में और ऐसे इलाके में रहेंगे जहां हादसे होने का खतरा कम से कम हो। लेकिन उसके बाद ये जितेंद्र, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर गोली लगने से शहीद हुआ, एक और पंजाब का लड़का है जिसका मेरा नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, वो शहीद हुआ, और अब ये 7 अग्निवीर जो वहां लोगों को बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं, बॉडी तक नहीं मिली है, लेकिन इनके परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन उस समय उन 1.5 लाख बच्चों की वजह से मैंने कोशिश करते करते, हालांकि मैंने भी, एक और कर्नल साहब थे और लोगों ने भी, कुछ लोगों के दोनों मुद्दे थे और उन पर हमने करी थी चर्चा, लेकिन उस समय सरकार के लोगों ने गुमराह कर दिया और मेन फोकस वो अग्निवीर पर रह गया, वो सॉरी पेंडिंग रिक्रूटमेंट पर। और पेंडिंग रिक्रूटमेंट पर जब वो फैसला लिख दिया गया था और 1 महीने बाद सुनाया गया था, मैंने उसी समय बच्चों को कह दिया था कि ये बातें जो हो रही हैं कोर्ट में, वो जो जज साहब थे वो बातें हमारे फेवर में बोलते थे कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जवानों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। लेकिन 1 महीने जब वो फैसला सुरक्षित रखा गया और 1 महीने बाद सुनाया गया, मैंने उसी समय कह दिया था कि एक बार तो फौज में ये हो गया था कि तैयारी करो भैया, इनको लेना पड़ेगा और बेनिफिट भी देने पड़ेंगे। लेकिन फिर सरकार ने कहाँ से क्या अप्रोच मारा, मैंने खुले शब्दों में कहा था कि वो 1 महीने बाद में फैसला वो बर्खास्त कर दिया गया कि जी नहीं, जो पॉलिसी बनेगी जो बनेगी। जबकि पॉलिसी से पहले की भर्तियां थी और इसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई भर्तियों को कहा है कि तुम्हारी पॉलिसी बनने से पहले अगर कोई बंदे हैं तो उनको रखो, लेकिन नहीं रखा गया। अब इसमें अगर अंधा आदमी भी बोलते हैं ना, अंधे को थोड़ा सा चश्मा लगा दिया, वो भी बता दे कि क्या हो रहा है। लेकिन देश के गुलाम मीडिया को डर था, उस समय सरकार लगातार केस पर केस दबाव बना रही थी। छोटे छोटे लोग जो शुरू में हमारे साथ थे वो पीछे हटते गए कि जी हमारे को तो ईडी के फोन आ रहे हैं, कोई पता नहीं हमारी एकेडमी पे ही आ गया है। जो लोगों का साथ लेकर चले थे वो डरने लग गए। फिर उन्होंने अग्निवीर की एकेडमियां खोल ली, एक ही आदमी लड़ता रहा, रविंद्र फौजी, और उसका साथ धीरे धीरे बच्चों ने छोड़ दिया। क्यों? लोगों ने गुमराह कर दिया। फिर वो केस में सुप्रीम कोर्ट दोबारा, क्योंकि उस समय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी थे,
जो बनने वाले थे उन्होंने कहा था कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमारे पास आना। लेकिन उस समय बच्चों ने मेरे पर ही आरोप लगा कि ये तो पैसे खा गया, हमारा मुद्दा नहीं उठाया, अब सर हम अकेले जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। मैंने वो केस रोक दिया वहाँ, और ये गए वहाँ, और जाते ही ये बोल रहे थे हमारे बड़े वकील हैं, आपके छोटे वकील हैं, फलाना ढिकड़ा, और वहाँ जाते रिजेक्ट कर फेंक दिया गया। काश में उस समय भी ले जाता तो शायद सुप्रीम कोर्ट में हमारी उस समय कुछ सुनवाई होती और कम से कम इनका भला हो जाता। लड़ाई इस आधार पर लड़ी जाती है कि मुझे ना मिले। वो तो फिर जानवर भी लड़ लेते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो, लेकिन कुर्बानियां तभी दी जाती हैं देश पर। भगत सिंह जैसे लोग इसलिए कुर्बान हुए थे कि बाकी लोग आज़ादी का सांस लें। अब एक बार फिर मुद्दा इस चीज़ में है, एक बार फिर हम इसको सुप्रीम कोर्ट और आंदोलन की राह पर जाएंगे। मेरे को पता है इसमें भी सारे बच्चे फिर वही लिखेंगे, जी हमारा भी कराओ। भाई मैंने कहा था कि अगर पॉलिसी में बदलाव होगा तो तुम्हारा, अगर पॉलिसी में एक भी चेंजमेंट होता है तो तुम्हारी भर्तियां भी हो जाएंगी। लेकिन इनको लगा कि पॉलिसी में खुद ही ये लोग कह रहे थे कि पॉलिसी, इनके वकीलों ने, कि हमें पॉलिसी से लेना देना नहीं, हमें तो हमारी भर्ती चाहिए। मूर्खता वाला काम उस समय किया, मैंने खूब समझाया लेकिन नहीं माने। बाकी एक चीज तो मैं समझ गया कि जो भी होता है वो भगवान जो चाहता है ना वही होता है। लेकिन कई बार भगवान भी आप लोगों की मेहनत देखता है, और अगर मेहनत सही दिशा में है तो उसका रिजल्ट भी देता है। एक बार फिर मैं इस केस को लेकर आप लोगों के बीच में आना चाह रहा हूँ। जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, उस समय भी बहुत अधिकारी सामने आए थे, और जिनको लगता है कि आपने वर्दी पहनी और आपके लिए आपका जवान फर्स्ट है, अगर इस आंदोलन में आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कोर्ट में हमारे साथ देना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप कहीं नहीं आ सकते, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो बेचारे लड़ाई के दौरान किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, वो चलकर नहीं आ सकते, बुजुर्ग हो गए लेकिन उनमें जोश आज भी है, तो उनसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि लगातार मैं इस मुद्दे पर डिबेट और इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। जिनको भी है कि भाई हाँ हम इस पर 2 शब्द कहना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल कर लें डायरेक्ट। मैं कई बार बिजी हूँ, कॉल नहीं उठा पाता, तो आप एक बार व्हाट्सअप कर दें कि मेरा नाम फलाना सिंह है, जनरल फलाना सिंह या कर्नल फलाना सिंह या सूबेदार मेजर साहब, हवलदार साहब, जो भी जवान जैसे अधिकारी कि मैं आपके इस चर्चा में शामिल होना चाहता हूँ, समय देना चाहता हूँ, तो मेरे को इस नंबर पर भेज देना। चर्चा तरतीब से हो और लगातार हो तो हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। नहीं तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां, अब उनके माँ बापों को एक बार जाकर, आपके गांव के आसपास के लोग हैं तो एक बार उनके परिवारों के पास जाओ, आपको पता चल जाएगा। और बात ये कह रहा हूँ कि उनको ही नहीं, खुदा ना खास्ता भगवान न करे कल आपका बच्चा, आपका पोता या आपका कोई भी नाती रिश्तेदार उसमें जाए और उसके साथ ये हादसा होगा तो कैसा लगेगा। कोई पाकिस्तान से भर्ती होने नहीं आ गया, हमारे ही देश के हमारे ही बच्चे, आपके और हमारे बच्चे इसमें जाएंगे। उनकी लड़ाई लड़नी है तो इसके लिए आओ। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बंदे रिक्रूटमेंट वाले भी कई बार सवाल करते हैं, या एक और केस मैंने बताया था 18 तारीख को लगा हुआ है, वो हालांकि केस डिस्पोज हो चुका है। आप उस मुद्दे को न ले जाकर, आपकी लड़ाई अगर मेरी जो सही दिशा थी उस दिशा में होती कि सर इस पॉलिसी में बदलाव करो, अगर उस पॉलिसी में बदलाव हो जाते तो आपके एग्जाम भी हो जाते और इन लोगों को भी राहत मिल जाती। अभी भी आपको लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी की लड़ाई सही दिशा में है, तो आओ एक बार और सही रास्ते से हम लड़ाई लड़ें। लड़ाई में ये नहीं होता कि मुझे मिले, अरे मुझे मिले ना मिले, लेकिन कम से कम किसी को तो इंसाफ मिले। इस स्तर पर लड़ाई करना चाहते हो तो हमारे से बात करें और ग्राउंड में आने की तैयारी करें। और ये वीडियो